पेपर नंबर 12, उसमें भी हमारी यही जो है मंशा रहेगी कि हम जो है 16 क्वेश्चन जो है एक से पार्ट नंबर 1 से पार्ट ए के 1 से 16 तक क्वेश्चन डिस्कस करें, और पार्ट बी के 27 से 32 तक के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो अगर आपको मेरी जो है ऑडियो वीडियो क्लियरली सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो प्लीज एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सब ओके है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइए क्या ये आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं जो सुभाष देसर के द्वारा प्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक 2025-26 के लिए आप इन बुक्स को चाहें तो परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट तो आपको नजर नहीं आ रहा है, ये एक बार मुझे बता दीजिएगा। एग्जाम हैंडबुक बस सुभाष देसर। हम जो यूज कर रहे हैं वो अकाउंटेंसी की बुक यूज कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैं आपको बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बुक को परचेज जरूर करें, और इसमें दिए गए सैम्पल पेपर्स की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं। चलिए, हमारा आज का सैम्पल पेपर नंबर जो है 12, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सैम्पल पेपर 12 पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। एक बार थंब इम्प्रेशन दे दीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को जो है स्टार्ट कर सकूं। चलिए, पहला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? एक मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर सभी चीजें क्लियर हैं, विजिबल हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो एक बार क्लास के लिंक को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ अपने पास से।
पता ही नहीं क्या हो गया मोबाइल को। चलिए क्लास को कंटिन्यू करें। सैम्पल पेपर 12 पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म कंपनीज अकाउंट्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन 1 अप्रैल 2023 समीर एंड यासीम commenced a business in a partnership firm with their fixed capital of rupees 15 lakh and 10 lakh. ठीक है। They agreed to share profit and losses 3:2. The books are closed on March 31 every year. Interest on capital, salary, commission, partners are allowed even if it involves the firm to incur a loss. So interest on capital is provided at the rate of 5%. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलता है। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड की गई है 1 जुलाई 2023 को। 3 लाख रुपए समीर ने, 2 लाख रुपए यास्मीन ने सॉरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1800 1200, सैलरी है 20,000 और उसकी कुछ भी नहीं। कमीशन दिया गया है समीर का 10,000, यास्मीन का 7,000। शेयर ऑन लॉसेस दिए गए हैं 60,000 और 40,000 रुपए। सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। आपको नेट प्रॉफिट बताना कितना हुआ होगा इनको। तो देखिए, इवन इफ अगर हमने प्रोवाइड किया है और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मेंटेन करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आप इसको प्रोवाइड करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दे देते हैं, सैलरी कमीशन वगैरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, तो वो भी ठीक माना जाएगा। लेकिन हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करें। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस अकाउंट में आप कैसे डाटा लिखेंगे, मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है 1800 और 1200, तो कुल मिलाकर मैं आईओडी लिख देता हूँ यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 रुपये। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। सैलरी दी गई है 20 और कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ सैलरी लिख देता हूँ 20,000 रुपये। कमीशन दिया गया है 10 और 7 17,000 रुपये का, तो मैं कमीशन भी लिख देता हूँ 17,000 रुपये। नेट लिख रहा हूँ टोटल। लॉसेज दिए गए हैं 60 40, यानी कि 1 लाख रुपए के लॉस यहाँ बटे होंगे, तो मैंने यहाँ पर लॉस लिख दिए इनके। और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। अब एडिशनल कैपिटल लगाई है और कैपिटल पहले से रखी है। 5% का जो है इंटरेस्ट है, तो 15 लाख पर 5% 75,000 का इंटरेस्ट हो गया, और 10 लाख पर 50,000 का इंटरेस्ट हो गया। और अभी जो एडिशनल कैपिटल जुलाई 1 2023 को लगाई है 3 लाख रुपए की, तो जुलाई से लेके 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट 3 लाख पर 15,000 रुपये पूरे साल का बनता है। 15,000 में 9 महीने का निकालना है, तो 9/12 ये हो जाएगा। 3 3 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12, बचे कितने 3 4 7 28, 4 5 20, 0 3750। तो गुणा करा लीजिए। 3 0 3 5 15 7 21 और 1 22 3 9 और 2 11, 11,250 रुपये का इंटरेस्ट और लग गया इनके साथ। तो ये हो गया मेरा 86,250 का इंटरेस्ट तो समीर की कैपिटल पर। और इस पर आइए, 2 लाख पर इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग 5%, 5/100 गुना कितने महीने का, 9 ही महीने का इंटरेस्ट इस पर लग जाएगा। तो 3 3 9, 3 चौके 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 5 20, 500। तो 500 5 3 15 7500 रुपये का ब्याज यहाँ पर लग जाएगा। टोटल हो गया 57,500। तो 57,500 को इसमें प्लस कर लीजिए, टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 0 5 7 7 6 13, 5 5 10 और 11, 1,13,750। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का इकट्ठा लिख रहा हूँ, 1,13,750। इसको प्लस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 750 एज इट इज आ गया। ठीक है, 7 और 3 10, 2 3 4 और 1 5, 1,50,750। यहाँ लिखिए 1,50,750 में से 1 लाख गया, 50,750 में से 3 गए, 47,750, 47,750। ठीक है, ये हमारा बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए। क्या कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं करती। 8 और 5 13, 7 से 13, 8 5 13 14, सॉरी ये 143 बन रहे हैं बेटा, 143 बन रहे हैं। 1,43,000, तो मतलब आपने इसमें बढ़ा लिए 30,000, तो ये 81 हो जाएगा, ये भी 81 हो जाएगा। तो 30,000 और बढ़ा लीजिए ऊपर, तो 77,750।
क्या आ जाएगा 77,750। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? 1 मिनट होल्ड करेंगे। एक बार मोबाइल लेने के लिए चला गया था भाई, मैं देख लूं जरा कौन कौन ऑनलाइन बैठे हैं मेरे पास। 3 बच्चे ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, चलिए। अच्छा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा अपनी प्रॉब्लम। होप से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, समझिए। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी ब्लैंक अंडर द एक्ट ब्लैंक। तो बेटा 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना? कितने हो सकते हैं? 50 मेंबर्स। हमने पढ़ा था 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग तो 50 दो ही जगह है, एक बी में एक सी में, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट दिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 50 मेंबर कैन बी देयर। तो सेकंड का जो है, थैंक यू खुशी, सेकंड का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और वाले पार्ट पे चलते हैं। और वाला पार्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज डेबिटेड टू ब्लैंक एंड क्रेडिटेड टू। भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ डेबिट होता है एंड क्रेडिट कहाँ होता है? अब पार्टनर का लोन हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, है ना? यहाँ क्या लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और बाद में कहाँ जाता है? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में लिखा जाता है। और लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे इसको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस या बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्रेडिटेड पार्टनर लोन अकाउंट में होगा, डेबिटेड पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, डेबिटेड होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी डेबिटेड होता है पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो ही ऑप्शन में है, और तो ये ऑप्शंस यहाँ पर है नहीं, है ना? तो इनमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो ये आता नहीं है, तो पार्टनर लोन अकाउंट में आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। A, B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 and their balance sheet as on 31 मार्च 2024 was as follows। उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, ड्राइंग्स ए और बी की, और अदर एसेट्स टोटल 40-40। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड दिया है 5,000, वाज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल? आपको बताना है ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये कैपिटल 31 मार्च 2024 को दी गई है, तो मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको दी गई होगी, तो आपको सबसे पहले उसे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना होता है? ड्राइंग्स ऐड करनी होती हैं। लेकिन ड्राइंग्स हमें क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर दी गई हैं, तो इसका मतलब इसका यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और क्योंकि ये हमने ना तो लेस कर रखी है, लेस नहीं कर रखी, तो हमें ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 30,000 रुपये। माइनस करेंगे प्रॉफिट, माइनस करेंगे प्रॉफिट का शेयर, वो कितना है? 5,000 रुपये। और 3:2 में बटे होंगे, तो 3,000 रुपये इसका हिस्सा बना होगा, तो 3,000 रुपये यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो टोटल हो गए 27,000 रुपये। अब 27,000 रुपये मेरे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। इस पर एट द रेट कितने परसेंट था? 10% इंटरेस्ट रेट है। तो जो टोटल इंटरेस्ट बना इसके ऊपर वो कितना बना? 2700 रुपये। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली, है ना। 8, 6 और 4 लाख रुपए का बैलेंस है। एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum, सैलरी टू बी 3,000 per month and commission 12,000 to C, and C's age share of profit excluding interest on capital was guaranteed at rupees 25,000 per annum. So B share of profit including interest on capital but excluding salary was guaranteed 55,000. So any deficiency arising on that account was to be met by the profit of the firm दिए 2,16,000 रुपए के। शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर ऑफ द करंट ईयर 31 मार्च 2024 विल बी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से। तो बनाइए इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे चलते हैं। मेरे पास कुल मिलाकर मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग सीट पर ले चलता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा समझना। मैं यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर दूं इसका। क्योंकि ज़्यादा सी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, हमने जो करना है बेसिकली वो यहाँ पर समझना है। चलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें इसका मेंटेन करना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। यहाँ पर क्या क्या दिया है आइए देखते हैं। हमें दिया है प्रॉफिट, दिया 2,16,000 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट को लिख लीजिए, 2,16,000 के प्रॉफिट को मेंशन करिए यहाँ पर। मैं यहाँ लिख दूँ सीधा सीधा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,16,000 रुपए। अब क्या क्या आइटम इनको हमने देना है वो आप यहाँ पर टोटल करके लिखते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर हमें देना है एक तो 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख की जो है इनकी कैपिटल बनती है, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 8 पंजे 40 इसका बन जाएगा, 6 पंजे 30 इसका और 5 चौके 20 इसका, तो 4 3 7 और 2 9, तो 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कलेक्टिवली 90,000। तो ये आपको पता रहे कोई कैसे आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है बी को, तो 36,000 की सैलरी होगी, और सी को देना है कमीशन 12,000 का। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू सैलरी, किसको? बी को 36,000 रुपये, और टू कमीशन किसको? सी को 12,000 रुपये। ठीक है, और कुछ है हमारे पास? चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास और कुछ गिवन गया है, देखिए यहाँ पर गिवन है हमारे पास, बस और मुझे लगता नहीं कुछ गिवन है, बस गारंटी की बात हो रही है इसके बाद, है ना, गारंटी की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए पहले प्रॉफिट कितना बनता है इनका। ये हो गया 2,16,000, ठीक है, 2,16,000। इसमें से माइनस करेंगे 2,16,000 में से 90, 9 और 3 12, एक 26, एक 26 12, 36 12 48, 48 1,38,000, है ना। 2,16,000 माइनस में 9 और 3 12, एक 13, 1 लाख है, 9 और 3 12 और एक 13, 6 और 2 8, 1,38,000 रुपये माइनस कर दीजिए। कितना बच गया? 16 में से 8 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 78,000। तो 78,000 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बच गया, जो हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, यही है ना पार्टनर। पार्टनर कौन कौन है जरा चेक करिए। हाँ, एबीसी पार्टनर है। और गारंटी का अमाउंट क्या है कि 25,000 रुपये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, और बी का 55,000 रुपये सैलरी को छोड़कर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़कर। तो बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 30,000 रुपये बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना कितना आ गया इनके बीच में, बांटेंगे तो 26,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। 26,000 इसके हिस्से में, 26,000 इसके हिस्से में, और 26,000 इसके हिस्से में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था। तो अब ए का 25,000 से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो इसकी गारंटी में कोई कमी नहीं है।
बी का 26 ये बनता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 था, तो 26 और 30 56 बनता है, यानी इसका मतलब देयर विल बी नो गारंटी, नो गारंटी ओवरऑल, ओवरऑल। क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि सबकी जो गारंटी दी गई थी वो कंप्लीट हो रही है। तो ऑप्शन जो है हमारा देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट बनता है इसके लिए। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, 26,000 रुपए ईच। ठीक है ना? क्या आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। और क्लास का लिंक अगर आप अब तक आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ एंड प्रेफरेबली रजिस्टर विद द। देखिए, जो पार्टनरशिप डीड होता है वो स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, रजिस्टर्ड होता है। स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ हमें उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो स्टाम्प एक्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म्स के हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसका। तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का डी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब ये गिवन ना हो कि आने वाला पार्टनर अपना हिस्सा किस पार्टनर से कितना ले रहा है, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको यूज करते हैं एज ए सैक्रिफाइस रेशियो के तौर पर, और गुडविल के ट्रीटमेंट पर। ठीक है ना? तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, when new partner is not able to bring his share of goodwill, when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet, when new partner brings his share of goodwill in cash। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग तो ए बी भी बन रहा है और सी तो है ही है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसने क्वेश्चन क्या क्या रखा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से वो सिचुएशन बतानी है जहाँ केवल ओल्ड रेशो को ही यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब एडमिशन होता है ना और गुडविल पहले से अपीयर्ड हो, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम ओल्ड रेशो का ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी अगर यहाँ पर लिखा होता ओल्ड पार्टनर यूज्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो हम इसको यूज कर लेते। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे आंसर, आंसर सी रखेंगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। आइए और वाले पार्ट पर चलते हैं। और वाला पार्ट क्या कहता है देखते हैं। और वाले पार्ट में लिखा है असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन दिया है हमें। तो असर्शन में लिखा है इट इज डिजायरेबल टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, नॉट टू बी एक्चुअल प्रॉफिट्स, नॉट टू बी एक्चुअल प्रॉफिट्स। तो डिजायरेबल टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट एंड नॉट टू एक्चुअल प्रॉफिट। क्या ये स्टेटमेंट आपको क्या लगती है, करेक्ट है कि गलत है कि सही है, क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजायरेबल होता है गुडविल की जब वैल्यूएशन की जाए तो वो सुपर प्रॉफिट के बेस पे की जाए, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पे। हो सकता है एक्चुअल प्रॉफिट तो किसी साल में अलग अलग हो जाए, और सुपर प्रॉफिट जो है हमेशा वो ये बताता है कि हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? जितना प्रॉफिट एक फर्म नॉर्मली कमा रही है और जितना वो एक्चुअल प्रॉफिट कमा रही है, उन दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट होता है। अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट पर गुडविल निकाल लेंगे तो मे बी दैट इज मोर देन, वो ज्यादा दिखाई देगी हमें, क्योंकि सुपर प्रॉफिट एक्चुअली हमें ये बताता है कि हम कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये डिजायरेबल होता है कि गुडविल हमेशा सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाली जाए, और इसलिए सुपर प्रॉफिट को मैं बेस्ट मेथड मानता हूँ। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल सही है। द बायर्स रियल बेनिफिट डज नॉट लाई इन एक्चुअल प्रॉफिट्स, कह रहा है द बायर्स रियल बेनिफिट डज नॉट लाई इन एक्चुअल प्रॉफिट। बिल्कुल सही है, जो खरीदने वाला होता है उसका वास्तविकता जो बेनिफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट में नहीं होता है, क्योंकि वो किसी साल ज्यादा हो सकता है, किसी साल कम हो सकता है। इट इज लिमिटेड टू सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द सिमिलर बिजनेस, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो ये ऊपर वाली बात के लिए एक जस्टिफिकेशन की बात हो रही है, जो ऊपर वाली बात लिखी है उसके लिए एज इट इज ये जस्टिफाई की जाने वाली स्टेटमेंट दी गई है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, और सही के साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में लिखा है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मीरा मायरा नीरा, ये शायद हमने पहले भी किया हो। मीरा मायरा नीरा पार्टनर हैं, दो दो एक में लाभानी बांटते हुए, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 753 with effect from 1st April 2024. Their balance sheet as on that date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस पड़ा, तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है। द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन रिस्पेक्टिव टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा मायरा नीरा
फॉर राइटिंग ऑफ अमाउंट इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो केवल राइट ऑफ करना है इसको, क्या करना है, केवल इसको राइट ऑफ करना है। तो ये आ जाएगा 2 2 4 और एक 5, 5 से भाग देंगे, 5 ने 45, तो 18,000, 18,000 और 9,000। तो ऑप्शन ए पे दिया है 18, 18 और 9, और कहीं है नहीं, तो ये ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलें आगे। चलिए 8th पर आइए। अनीता बबीता वर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं अनीता बबीता, तीन एक में लावानी बांटते हैं। सविता को एडमिट किया 1/5 हिस्से के लिए। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है, कोई बात नहीं, जनरल एंट्री रिकॉर्डेड इन गुडविल प्रीमियम विल बी। तो देखिए, जब नया पार्टनर आता है और कोई नया पार्टनर गुडविल नगद नहीं ला पाता, तो नए पार्टनर का हम करंट अकाउंट यूज करते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो गई हमारे पास ये रही, ये हो गई सविताज करंट अकाउंट टू अनीताज टू बबीता। इसने एंट्री हमें दे रखी है 8,000, 16,000, यानी कि 8,000 और 16,000 रुपए में एक प्रकार से 1:2 में सेक्रीफाइस किया गया है बाय अनीता एंड बबीता के द्वारा। तो किसने पूछा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताइए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बड़ा इजी से निकल जाएगा। अब हमें पता है सेक्रीफाइस कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो 1/5 शेयर के लिए आ रही है सविता, वो अपना हिस्सा किससे ले रही है, अनीता और बबीता से 1/3 और 2/3 करके। तो 1/15 वो ले लेगी अनीता से, और 2/15 ले लेगी वो सविता से, सॉरी बबीता से। तो इनका न्यू रेशो निकालेंगे, तो इनका प्रोफेशनल रेशो 3:1 है। तो अनीता का हिस्सा निकाल लीजिए, 3/4 माइनस में कितना सेक्रीफाइस है उसका, 1/15। तो 15×3 = 45, माइनस में 4 × 4, बटे में 15×4 = 60। तो ये हो गया हमारे पास 41/60। अब 41 देख लेते हैं पहले, अगर है तो दो एक किसमें भी है। 41 देखिए केवल एक में ही अवेलेबल है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको वेरीफाई करना है तो दूसरे का हिस्सा भी आप निकाल कर देख सकते हैं। 1/4 में से 2/15 इसका सेक्रीफाइस है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस में 8/60, दैट इज 7/60, 7/60। ठीक है ना। और जो पार्टनर आ रही है 1/3 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, उसको 12/12 कर दीजिए, यह आ जाएगा 12/60। तो हो गया हमारे पास 41:7:12। लेकिन हमें इतना समय लगाना नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो जिससे आंसर हमारा पहली बार में ही आ जाए वही हमारा करेक्ट आंसर माना जाए, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते चलें। स्पीडली काम करना है हमने। चलिए 9th पर आइए। 9th क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट इट फुलफिल ए पार्ट ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड एंड देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, देन रिटायरिंग पार्टनर विल गेट। कहता है अगर कोई पार्टनर का मतलब कोई केस है रिटायरमेंट का, और फुल और पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, तो देर इज नो एग्रीमेंट, तो हम उस कंडीशन में उस पार्टनर को क्या देंगे, या तो हम उसे देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे एट द रेट ऑफ 6% पर annum, और प्रॉफिट में शेयर, और प्रॉफिट में शेयर। ठीक है ना, किसमें शेयर, प्रॉफिट में शेयर, इन दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। तो इंटरेस्ट 6% पर annum ऑन द बैलेंस अमाउंट मिल जाएगी, सही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अन प्रोपोर्शनल टू इज अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये भी मिल जाएगा, ये भी सही है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% ये मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा बोथ 1 and 2, नो ही हैव ए चॉइस टू गेट 1 और 2, दोनों नहीं, एंड दोनों नहीं, और आ जाएगा, और दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। तो 9th का डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 9th का डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। चलिए 10th पर चलते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। कह रहा है जो रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर होती है उस पर गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यूड की जाती है। कैसे, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, by the retiring and deceased partner, by as per agreement among all the partners and by all the accountant। तो यहाँ पर वो किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करेगा बेटा, जो पार्टनर्स होते हैं जितने भी, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, या रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से बेस पे, किस बेस पे। तो ये सब किसके आधार पे होता है, एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स, जो सारे पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा जो बात डिसाइड की जाएगी उसके आधार पर गुडविल की क्या की जाएगी, वैल्यूएशन की जाएगी। चलिए और वाले पार्ट पर चलते हैं। और वाला पार्ट क्या कहता है, देखिए और वाले पार्ट में लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट किसके हिस्से में होता है, ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में होता है, और ओल्ड रेशो में होता है ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट एंड रेशो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11th क्वेश्चन पर चलते हैं।
On the basis of the following data, how much final payment will be made to partners on firm's dissolution? अगर ये जो डाटा हमें दिया गया है इसके आधार पर आपको ये बताना है कि पार्टनर की फाइनल पेमेंट कितनी जाएगी। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर है 50,000 का, लॉस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 का, तो ये हो जाएंगे टोटल 40,000। फर्म्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम फॉर रुपीज 8,000, तो 50 में से 10 का लॉस घट जाएगा, 8 की एसेट जुड़ जाएगी, तो 48,000 की पेमेंट इसको हम करेंगे। तो 11th का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मैसेज जरूर करिएगा, व्हाट्सअप जरूर करिएगा, या फिर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आफ्टर द क्लास की क्लास कैसी थी, पॉजिटिव नेगेटिव एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 12, 1/4/2021 को जेड लिमिटेड obtained a loan of rupees 1 lakh from SBI and issued 1 lakh 8% debentures of 100 each as collateral security। ठीक है, लोन लिया है 1 लाख रुपए का, बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी पर डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख रुपए के। ऑन March 31, 2024 जेड रीपेड द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, and the accountant debited for cancellation of 8% debentures as collateral security will be blank and account will be credited। देखिए, इशू के वक्त हम एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इशू के वक्त हम क्या एंट्री करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगर हमने इसको कैंसिल करना है, क्या करना है? कैंसिल करना है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, क्रेडिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस, डेबिटेड टू 8% डिवेंचर। तो इसी ऑप्शन में है और कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन ए, 12th का ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए और वाले पोर्शन पर चलते हैं। और में क्या लिखा है? असर्शन ए रीजन आर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम। ठीक है, एट ए प्रीमियम। सो कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम। तो भाई अगर आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? डेबिट होता है क्या? बताइए, क्या डेबिट होता है क्या? मुझे नहीं लगता। क्रेडिट करते हैं बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमें पैसा आता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट हमारी गलत। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम। जब इनको डिबेंचर्स को रिडम्पशन एट ए प्रीमियम पर की कंडीशन पर मतलब इशू किया जाता है तो उस वक्त लॉस ऑन इशू डिबेंचर डेबिट होता है। हाँ जी, डेबिट होता है, बिल्कुल सही है, आर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए गलत है, ए गलत है, ए रोंग, ए रोंग यहीं पर है कि ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में ए रोंग है और आर करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वीएफ लिमिटेड फॉरफिटेड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 8,000 इक्विटी शेयर 100 ईच फॉरफिट हुए हैं, इशूड एट ए प्रीमियम, जो 10% प्रीमियम पर इशूड थे, मतलब 110 रुपये में इशू थे। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30 पर शेयर, यानी कि 100 रुपये में से 30 रुपये अगर उसने नहीं दिए तो 70 रुपये पेड अप है। 70 रुपये क्या है? पेड अप है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड विल बी। मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है। तो भाई 8,000 शेयर हैं, हमें मिले कितने हैं? 70 रुपये मिले हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी हो सकती है? 5,60,000 रुपये की। तो 5,60,000 रुपये पे हम इनको क्या कर सकते हैं? री इशू कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। मैक्सिमम डिस्काउंट इतना हम इस पे दे सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 14 पर आइए। द फैक्ट ऑफ ब्लैंक इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स। फैक्ट ऑफ ब्लैंक इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो भाई नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक क्या होगा? देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन जो है, अंडर सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, है ना, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर भी दिखाते हैं, रेशियो भी दिखाते हैं, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग बेसिकली डाटा प्रोवाइड नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, जो ओवर सब्सक्राइब्ड होता है उसको प्रोपोर्शनेटली अलॉट करके एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट में या कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको ए ऑप्शन हमारा इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको बुक्स में नहीं दिखाते, अंडर सब्सक्रिप्शन भी दिखाते हैं, फॉर फ्यूचर भी दिखाते हैं, रेशियो भी दिखाते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद होल्ड अप मनी। किसके साथ होती है? कोल्ड अप मनी के साथ, कोल्ड अप वैल्यू के साथ। अगर टाइम फॉरफिट करने हैं तो कोल्ड अप वैल्यू के साथ हम शेयर को क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल किससे डेबिट हो जाती है? कोल्ड अप के साथ। चलें आगे। चलिए, समता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 6750 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है,
अकाउंट द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, अमाउंट कैसे दी गई है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर और 2 रुपये फाइनल कॉल पर, तो 10 हो गए पूरे, ठीक है। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, हीरा अप्लाइड फॉर 250 शेयर्स एंड पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन, ठीक है। मोती अप्लाइड फॉर 175 शेयर्स एंड पेड अलॉटमेंट मनी अलोंग विद एप्लीकेशन, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन कितना होगा। तो भाई यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई कि 6,750 शेयर पर मुझे एप्लीकेशन 3 रुपये तो मिलनी ही मिलनी थी। 3 0 3 5 15 7 21 और 1 22 6 18 और 2 20, 20,250 तो मुझे मिलने ही मिलने थे। प्लस अब यहाँ पर एप्लीकेशन कितनी आई हैं, सारी की सारी हैं, तो 250 शेयर उसने अप्लाइड किए हों बेशक से, कोई बात नहीं, है ना। तो 250 शेयर पर उसने सारा पैसा दे दिया, यानी एप्लीकेशन का तो आ चुका, 5 और 2 7 रुपये उसने और दिए होंगे, तो 250 पर 7 रुपये उसके मुझे और मिल गए, तो ये हो गए 7 0 7 5 35 7 दूनी 14 और 3 1750 रुपये। और एक व्यक्ति कौन है, 175 शेयर का अप्लीकेंट, तो 175 पर मुझे उसने अलॉटमेंट अलॉटमेंट दी है, तो 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मिल गई होगी, तो ये होगी 5 5 25 17 5 85 और 2 87 875 रुपये। टोटल कर लीजिए, 5 5 5 10 और 7 17, 8 2 17 18 1 18, है ना, 18 1 और 1 2 22,875। तो ऑप्शन डी में देखिए 22,875 मेरे पास बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो थंब इंप्रेशन देते हुए चलिए, क्लास को लाइक शेयर करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ए कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड इवन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम, बिल्कुल सही बात है। कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकती है, एंट्री कर सकती है और अपने नाम से क्या कर सकती है, अकाउंट ओपन कर सकती है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है दिक्कत, बिल्कुल सही है। ड्यू टू ऑफ आर्टिफिशियलिटी, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, ड्यू टू ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड होती है। एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ये भी ठीक है। द डेथ और इंसैनिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज नो वे ऑफ अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, ये बात भी बिल्कुल सही है। द शेयर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली, ये गलत है, प्राइवेट लिमिटेड के नॉट फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, पब्लिक के तो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन सी में गिवन है, तो तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी, इनकरेक्ट पूछता तो ऑप्शन फोर्थ, यानी कि गिवन नहीं है यहाँ पर, तो कोई नहीं, ऑप्शन फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है हमारी। क्या क्लियर है आपको, हम इंप्रेशन देते हुए चलिए अगर आपको क्लियर है तो। देखिए चलिए क्वेश्चन पार्ट बी पर चलते हैं, पार्ट बी क्या कहता है ये देखते हैं, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आर कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कोई कैश इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ये होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी होता है, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड ये नहीं होता। तो सेकंड और थर्ड कहाँ है हमारा, केवल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है, बताइए। बताइए, कहीं डाउट तो नहीं है। मुझे मैं फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार होल्ड करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जब तक मेंशन ना हो, है ना, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन से होते हैं जो 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए, 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए, विद इन 3 मंथ्स। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो सकता है 6 महीने का भी हो, मेंशन नहीं है ना यहाँ पर, हो सकता है 9 महीने का भी हो। तो आप एक काम करिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को यहाँ पर रोकिए एक बार जरा। इसको मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए और चौथा पहला और चौथा, चौथा इसके अंदर है, ये आंसर नहीं होगा। और पहला कहीं दिया ही नहीं है, ओनली सेकंड और थर्ड दिया है या ओनली थर्ड दिया है। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आप लिख लीजिए, अनटिल अनलेस मेंशन्ड ना हो, अनटिल अनलेस क्या ना हो, मेंशन्ड ना हो, कि भाई ये 3 महीने का या 3 महीने से कम का है और लेस पीरियड का है, तो आप इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अगर मेंशन है तो ही लेंगे आप इसे, है ना। तो ऑप्शन थर्ड थर्ड आप इसका जो करेक्ट आंसर करिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या रखेंगे इसका करेक्ट आंसर।
थैंक यू बेटा खुशी, थैंक यू। 27 का बी आप जो है ना इसका करेक्ट आंसर लेकर चलेंगे। बाकी एक बार फिर भी मैं इस पर थोड़ी चर्चा रखूंगा, एक बार मैं जो है इसको डिस्कस कर लेता हूँ अपने फेलो जो साथी हैं उनके साथ, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को अर्लियर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते थे। अभी ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर 3 महीने या 3 महीने से कम दिया है इसके साथ तो ही इसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट माने, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। Assertion A. While preparing the cash flow statement of Alka Limited, the financial enterprise's dividend paid was shown as operating activity by the accountant of the company. देखिए कंपनी कौन सी है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, उसने डिविडेंड पेड किया है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज, ये बिल्कुल सही है, तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 पर आइए। आनंद लिमिटेड अराइव्ड एट नेट इनकम ऑफ 5 लाख फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2024। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 2 लाख रुपए का। इस इनकम पर आया है तो डेप्रिसिएशन घटाकर आएगा तो वापस जोड़ लेंगे। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ऑन एसेट्स सोल्ड विच वाज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे माइनस कर लेंगे क्योंकि ये हमारी क्या है, आइटम्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। तो 5 और 2 7 में से 50 गए, 6 50। सो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपये के, और ये हम जब इंक्रीज होते हैं तो हम इन्हें माइनस करते हैं, तो 650 माइनस में 40 6 10। ट्रेड पे इंक्रीज हुए 60 से तो ये प्लस कर लेंगे, 6 10 प्लस 60 6 70। सो सर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चूज द करेक्ट आंसर। तो 670 हमारा जो है आंसर आ रहा है, तो 670 ऑप्शन ए में गिवन है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है ना? 28 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर देखो 27 को होल्ड पे रखा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के बारे में, कुछ चेंजमेंट्स हुई थी या नहीं हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द हेडिंग सब हेडिंग्स बैलेंस शीट एज डिफाइंड इन द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। लूज टूल्स बताइए कहाँ आते हैं, लूज टूल आते हैं करंट असेट्स में, इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, इन्वेंट्री का पार्ट होता है। पेटेंट्स कहाँ आते हैं, नॉन करंट असेट्स में, नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स के इनटेंजिबल असेट्स पार्ट में आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ आता है, प्रीपेड इंश्योरेंस आता है करंट असेट्स के, आपका अदर करंट असेट्स के हिस्से में आता है। डिवेंचर्स कहाँ आता है, डिवेंचर्स आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है, मशीनरी आती है आपकी कहाँ पर, नॉन करंट असेट्स के अंदर, आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास पार्ट है, इसने कहा कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करके बताइए कि कौन सा सही है ना। आइटम गिवन द कॉलम 1 विच द हेडिंग्स ऑफ हेडिंग्स बैलेंस शीट इज डिफाइंड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। तो यहाँ पर लूज टूल्स इंटेंजिबल एसेट दी गई है, या सॉरी मैच करना है, मैच करना है। तो ये हमने मैच कर लिया, देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ आता है। लूज टूल्स आता है आपका करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री में, ये हमारी करंट असेट्स इन्वेंट्री, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। फर्स्ट का डी कहाँ कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन नहीं है, इसको काट दीजिए। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, और यहाँ गिवन नहीं है, इसको काट दीजिए। इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होने वाला है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। पेटेंट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल। तो हमारा सेकंड का ए, सेकंड का ए यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, मैच हो रहा है। थर्ड का बी भी मैच हो रहा है। ठीक है, फोर्थ का सी या ई, फोर्थ का सी या ई, फोर्थ का डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोइंग। फोर्थ का सी, सी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ मैच नहीं हो रहा है, तो उसको काट दीजिए। और मशीनरी का क्या बच गया, ई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ मैच हो रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 30th पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट या इज करेक्ट। अ रेशो इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप वन नंबर टू अनदर नंबर। देखिए हम अगर बात करें अर्थमेटिकल रिलेशनशिप की तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी काउंट होती है। ठीक है ना, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, इसको हम सही स्टेटमेंट मानते हैं।
लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। आइडली एक्सेप्टेड करंट रेशियो इज 1:1, ये गलत है, ये 2:1 मानी गई है। डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट अपॉन इक्विटी ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 1, 2 और 4 करेक्ट है, 1, 2 और 4 करेक्ट है, इसमें चारों आ गए। ठीक है, 1, 2, 4, इसमें 3 आ गया, 3 को नहीं लेंगे। ठीक है, 1, 2, 4, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक मिसिंग है तो ये नहीं लेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। चलिए और वाले पार्ट पर आइए। और वाला पार्ट क्या कहता है, दैट इज current ratio of Vidur Private Limited is 3:2. Accountant wants to maintain is at 2:1. Choose the correct option. Choose the correct option. तो भाई 3:2 है, इसका मतलब हो गया 1.5:1। और इसको कितना मेंटेन करना चाहता है, 2:1 मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, ही कैन रीपे बिल्स पेबल। तो अगर हम ये कहें कि भाई ये 1,50,000 बटे में 1 लाख था। ठीक है, 1,50,000, 1 लाख था, और ये अब इसको करीब करीब 2/1 करना चाहता है, तो ये 2 लाख हो जाए और ये 1 लाख रह जाए, तो मतलब करंट एसेट जो है वो बढ़ जाए किसी तरीके से। करंट एसेट बढ़ जाए, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज ना आए, तो रेशो हमारा 2:1 हो जाएगा। अगर बिल्स पेबल करेंगे, तो मान लीजिए बिल्स पेबल में करता हूँ, तो 50,000 के बिल सपोज करिए पेड कर दिए, 50 के पेड कर दिए, तो -50 यहाँ हो जाएगा और -50 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया 1 लाख बटे 50, तो भी 2:1 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है। आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ही कैन बी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में अगर सामान खरीदेगा, तो मान लीजिए 50,000 का सामान उधार खरीद लिया, तो मैं 50 इसमें प्लस कर लूँ, ये हो गए 2 लाख, ये हो गए 1.5 लाख। तो ये 2:1 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। अगर शॉर्ट टर्म लोन लेगा, मान लीजिए 50,000 का लोन ले लिया, तो ये बढ़ गए और कैश बढ़ गया, तो 2 लाख बटे में 1.5 लाख, तो भी इसका ये आंसर नहीं बनेगा। तो क्या मतलब, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्या कहता है, देखते हैं। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेट इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया 6 लाख का, 6% डिबेंचर हैं 10 लाख के, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख रुपए दी है और टैक्स रेट 40% दिया है। तो भाई ROI तो निकालने के लिए सबसे ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था और इवनिंग में, है ना, याद होगा। 6 लाख का 40 मतलब 40% टैक्स है, तो ये 6 लाख है, तो मतलब ये 60% होगा। तो 40% टैक्स 4 लाख रुपए कटा होगा, तो 4 लाख रुपए इसमें आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये हो गए 10 लाख। अब 10 लाख में मेरा इंटरेस्ट और जोड़ लीजिए, 1 लाख, 10 लाख का 6% इंटरेस्ट कितना बनेगा, 60,000 रुपये। तो ये हो गया प्लस 60,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो ये हो गया 10,60,000, 10,60,000 डिवाइडिंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20 लाख का। डिवाइडिंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20 लाख का, गुना में 100। तो ये हमारा हो जाएगा 2×5 = 10, 2×3 = 6, 53% इज योर ROI। बताइए, 53% ROI आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी प्रकार की, क्लियर हो जाएगा, है ना। अब डेट इक्विटी रेशो निकालना, तो क्या चाहिए, डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, अब मेरे पास डिबेंचर दिए 10 लाख के, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 20 लाख का। होता क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट तो दिए 10 लाख के, 10 लाख की 10 लाख की क्या हो जाएगी, इक्विटी हो जाएगी। तो 10/10 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, 1:1 विल बी द डेट इक्विटी रेशो। अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो मुझे बता दीजिए। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 और देख लेते हैं क्या बनता है इसको, उसके बाद क्लास को करेंगे वाइंड अप। कहता है एनालिस्ट मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस, विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पर्सनल जजमेंट एटसेट्रा, स्टेट एनी 3 अदर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल। तो थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, 3 लिमिटेशन आपने इसकी बतानी है, तो 3 लिमिटेशन आप कोई भी इसके बारे में बता दीजिए, है ना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्राइस लेवल चेंज होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, ये सब क्या है इसके लिमिटेशन का पार्ट, पर्सनल जजमेंट। तो इसके अलावा 3 और बतानी है, तो कोई भी 3 आप स्टेटमेंट बता दीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार खुद से करिएगा, बुक से देख कर करिएगा, है ना। तो आपको लिमिटेशंस वहाँ पर बहुत सारी गिवन है, उन लिमिटेशंस में से कोई 3 लिमिटेशन जो ये बताई गई हैं, इनको छोड़कर आपने एक्सप्लेन करनी है। 32, इज इट क्लियर 32, बताइए,
कर लेंगे। 33 आपका कौन सा क्वेश्चन है? ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ कंपनी 80% है। आपको रीजंस बताने, वेदर द ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज इन द रेशियो। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए 10,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडिंग बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अब गुड्स अगर खरीद रहा हूँ तो परचेज बढ़ रही है, परचेज बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी तो 10,000 से परचेज ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो रेशो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशो निकालते हैं अपना, ऑपरेटिंग रेशो के लिए होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर गुड्स खरीदूंगा तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही साथ में, है ना, स्टॉक भी बढ़ेगा। अगर स्टॉक बढ़ेगा और परचेजेस बढ़ रही है, परचेजेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो रहा है मेरा, ये बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है, साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि बढ़ेगा यहाँ पर तो माइनस भी होगी। तो कहना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी माइनस भी हो रही है। तो इन दोनों, ये बढ़ भी रही है और ये घट भी रही है और बाकी किसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो रेशो पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो चेंज ऑन द रेशो। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000, गुड्स बेची गई हैं 20,000 की गुड्स 5,000 के प्रॉफिट पर बेची गई हैं, तो क्या होगा इससे, सेल्स बढ़ जाएगी मेरी 20,000 से, क्या बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी। ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं, 5,000 के, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे बढ़ रहे हैं, नीचे कोई प्रभाव हो नहीं रहा है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 9% डिबेंचर्स मैंने 8,000 रुपये के रिडीम्ड किए हैं, 9% डिबेंचर 8,000 के क्या किए हैं, रिडीम्ड किए हैं। अगर मैं डिबेंचर को रिडीम्ड करूंगा तो क्या कॉस्ट पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, सेल्स पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, कॉस्ट भी बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब इससे रेशो पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रेशो पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगे, नो चेंज, इसका आंसर क्या है, नो चेंज। कोई डाउट लगे तो मुझसे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर करंट एसेट दी गई है 8 लाख की, क्विक रेशो दिया 1.5:1, करंट रेशो 2:1, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया 6 टाइम्स। तो गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए क्विक रेशो करंट रेशो का यूज करिए। करंट रेशो 8 लाख की है, करंट रेशो 2:1 है, तो इसमें करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी, ये होगी 2 चौके 8, 4 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी आ गई मेरे पास। क्विक एसेट्स कितनी आ जाएगी, 15 चौके 60, 6 लाख रुपए की आ जाएगी क्विक एसेट्स। इन्वेंट्री कितना है, रेशो 6 टाइम, तो अगर इन्वेंट्री 6 टाइम है तो यहाँ पर 6 लाख और 8 लाख, 2 लाख रुपए की मेरी इन्वेंट्री है, 2 लाख की क्या होगी इन्वेंट्री, और 6 टाइम मैं कह सकता हूँ कि 12 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और 25% प्रॉफिट है मेरा कॉस्ट पर, तो इसका 25% मतलब 1/4 यानी कि 3 लाख, तो टोटल 15 लाख रुपए का मेरा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको एक बार सोल्व करके देखिएगा, 15 लाख रुपए का मेरा क्या बनेगा, आरएफओ बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख रुपीज का। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो आप इसको जरूर करके देखिएगा। एक ना क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होल्ड पे रखा है 27, ठीक है, थोड़ा सा इस पर मुझे डाउट है, मेरे माइंड से उतर गया है कि वेदर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नोट। अर्लियर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता था, अब इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है कि ये 3 महीने या लेस का टाइम था या इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। अगर ये माना जाएगा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट जब सैम्पल पेपर नंबर 13 करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इसका ऑप्शन बी होल्ड करके रखिएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल फिर अपनी नई क्लास के साथ, ठीक है ना।